दिसंबर की बर्फीली रात थी। सरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था। यूं तो सरजू का ढाबा पूरी रात खुला रहता, लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। सरजू के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी। सरजू शहर के हाईवे पर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। ठंड के मौसम में रात में वहाँ से कुछ ही गाड़ियाँ गुजरती, लेकिन सरजू के ढाबे पर बन रही गरम गरम चाय को देखकर सभी गाड़ी और ट्रक वाले सरजू की दुकान पर चाय पीने के लिए जरूर रुकते थे, जिससे सरजू की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। उस रात जब सरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में जोर जोर से गाने बज रहे थे और कुछ लड़के गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। उसमें से एक लड़के ने सरजू को आवाज लगाई, अबे छोटे, सुन इधर आ। अभी आया मालिक। जी मालिक। देख, हमें जोरों की भूख लगी है। तेरे ढाबे पर खाने के लिए जो भी है जल्दी से ले आ। सरजू उस वक्त ढाबे पर अकेला था। उसने देखा तो ढाबे पर आलू पराठे के अलावा कुछ भी नहीं था। प्लेटों में आलू पराठे लेकर उन लड़कों के पास आया। जब उन लड़कों ने आलू पराठा खाना शुरू किया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने सरजू को फिर आवाज लगाई, अबे इतनी ठंड में तू हमें ठंडे पराठे खिला रहा है? मालिक, ये पराठे मैंने अभी अभी बनाए हैं। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो मालिक इसलिए पराठे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अबे हमें बेवकूफ बना रहा है? ये पराठे तूने बहुत पहले ही बनाकर रख लिए होंगे, तभी इतने ठंडे हो गए। इतना कहकर उस लड़के ने आलू पराठा सरजू के मुंह पर फेंक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप लोग शराब के नशे में हैं, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा? हमें बदतमीज बोल रहा है? अबे तेरी इतनी हिम्मत, ठंडा पराठा खिलाकर हमें अकड़ दिखा रहा है? हमसे जबान लड़ाएगा? भाई बहुत ठंड हो गई है ना, इसलिए इसके पराठे ठंडे हो गए हैं। आओ हम मिलकर इसके पराठे को गर्म कर दें। और इतना कहकर उन सभी लड़कों ने सरजू की खूब पिटाई की और सरजू के ढाबे पर शराब छिड़क कर ढाबे में आग लगा दी। उसमें से एक लड़के ने सरजू से कहा, ले हमने आग जला दी है, अब कर ले अपना पराठा गरम। और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। अपने ढाबे को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर सरजू उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ये क्या कर रहे हैं मालिक? ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। इस ढाबे के सहारे किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन सरजू के गिड़गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ और सरजू का ढाबा धू धू करके जल रहा था। देख, अब तेरे सारे पराठे गर्म हो गए होंगे। तुझे बहुत ठंड लग रही होगी ना, जाके आग ताप ले जा। बेचारा सरजू रोता बिलखता अपने ढाबे को जलता हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में ढाबा पूरी तरह से जल चुका था। सरजू रोता हुआ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। वहाँ उसके दो बच्चे बंटी और रिंकी फटी हुई चादर में सो रहे थे। सरजू को देखकर उसकी पत्नी निर्मला ने कहा, क्या बात है रिंकी के बाबा, आज आप जल्दी आ गए? आज रात ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आए क्या? निर्मला की बात सुनकर सरजू फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, अब हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे ढाबे पर ग्राहक क्यों नहीं आएगा भला? हमारा ढाबा तो रात भर खुला रहता है और वहाँ मुसाफिरों को गरम गरम चाय मिल जाती है। सरजू ने रोते हुए निर्मला को सारी बात बताई। ढाबा पूरी तरह से जल जाने की बात सुनकर निर्मला बहुत परेशान हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? ढाबे से रोज की जो कमाई होती थी, उसी से तो हमारी दाल रोटी चल रही थी। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। और कजरी भी तो है, उसका चारा कहाँ से आएगा? सरजू और निर्मला के पास एक गाय कजरी थी, जिसके दूध से ही सरजू अपने ढाबे पर चाय बनाता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है रिंकी की माँ। ढाबा खोलने के लिए हमने जो कर्ज लिया था, अभी तो वो भी नहीं चुकाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए। ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हमारे पास तो नया ढाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है। अब हमें कर्जा कौन देगा? इस बारे में हम कल सोचेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। सरजू और निर्मला के पास ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी। दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश करने लगे। थका हुआ सरजू तो सो जाता है, लेकिन निर्मला की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा, उनका गुजारा कैसे चलेगा। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई, निर्मला को पता ही नहीं चला। और कजरी के रंभाने की आवाज सुनकर वो उठकर झोपड़ी के बाहर आई। कजरी, तूने भी आज सुबह सुबह ही गोबर कर दिया। अब इस ठंड में सबसे पहले गोबर साफ करना पड़ेगा। निर्मला कजरी के गोबर को उठाकर कचरे में फेंकने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया कि गोबर तो बड़ा काम आ सकता है। जब इस गोबर से घर लीप सकते हैं तो ढाबा क्यों नहीं बना सकते? निर्मला ने कजरी के गोबर को एक जगह रख दिया और उसने सरजू को जगाया। रिंकी के बाबा उठो, हमारी कजरी ने गोबर कर दिया है। तो उसे साफ कर दो ना, मुझे क्यों जगा दिया? अरे मैं क्या कह रही थी, हम कजरी के गोबर को इकट्ठा करके गोबर का ढाबा बना सकते हैं। निर्मला की बात सुनकर सरजू तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, क्या गोबर का ढाबा? लेकिन गोबर का ढाबा कैसे बनेगा?
अरे हम जंगल से कुछ बांस, लकड़ियां और घास फूस ले आएंगे और उससे ढाबे की दीवार खड़ी कर देंगे और फिर उन दीवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूंगी, जिससे ठंडी हवा ढाबे के अंदर नहीं आएगी। गोबर से ढाबे का चूल्हा भी बनाया जा सकता है। हमारा ढाबा बिना खर्चे के बनकर तैयार हो जाएगा और हमें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। निर्मला की बात सुनकर सरजू बहुत खुश हो जाता है। अब सरजू रोज जंगल जाकर कुछ बांस, लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करने लगता है। इधर निर्मला कजरी का गोबर इकट्ठा करने लगती है। सरजू और निर्मला ने मिलकर ढाबे वाली जगह की साफ सफाई की। उसके बाद दोनों लकड़ी, बांस और घास फूस की मदद से ढाबा बनाने लगे। इस काम में बंटी और रिंकी भी उनकी मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद रिंकी की माँ, हमारे ढाबे की दीवार तो बनकर तैयार हो गई है, अब तुम इसमें गोबर का लेप लगाना शुरू कर दो। हाँ रिंकी के बाबा, मैंने कजरी का गोबर इकट्ठा कर लिया है और अब बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। मैंने आज ही ढाबे की दीवारों पर गोबर का लेप लगाना शुरू कर दूंगी। निर्मला ने ढेर सारे गोबर में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका लेप तैयार कर लिया और अपने ढाबे की दीवारों पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगाने लगी। अरे वाह, ढाबे की दीवारों पर गोबर का ये लेप बिल्कुल सीमेंट की तरह लग रहा है। इससे हमारा ढाबा मजबूत भी हो जाएगा। लगभग 2 दिन की मेहनत के बाद निर्मला ने पूरे ढाबे को गोबर का ढाबा बना दिया। उस ढाबे की दीवारों पर निर्मला ने गोबर से फूल, पत्तियां और छोटी छोटी चिड़िया बनाकर उसे एक खूबसूरत रूप दे दिया। निर्मला ने ढाबे के अंदर गोबर का एक चूल्हा भी बना दिया। अब गोबर का ढाबा बनकर तैयार था, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। सरजू ने एक बार फिर से अपने ढाबे की नई शुरुआत की। ढाबे के पास से गुजरने वाले राहगीर ढाबे की खूबसूरती देखकर फिर से सरजू के ढाबे पर रुकने लगे और चाय नाश्ता करने लगे। साथ साथ राहगीर सरजू के ढाबे की तारीफ करने लगे। सरजू का ढाबा चर्चा का विषय बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके ढाबे की खूबसूरती देखने आने लगे। अरे ये तुमने नया ढाबा बनाया है क्या? जी मालिक, ये गोबर का ढाबा है। ये ढाबा मेरी पत्नी निर्मला ने बनाया है। इसे बनाने में हमें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा। अरे वाह भाई वाह, और देखने में ये ढाबा काफी सुंदर भी लग रहा है। तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है भाई, तभी तो तुम्हारे ढाबे पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। मालिक, अगर उस दिन उन लड़कों ने मेरा ढाबा न जलाया होता तो मैं गोबर का ढाबा बनाने की कभी नहीं सोच पाता। फिर सरजू ने उस राहगीर को उस दिन की सारी घटना बताई। ओह, बहुत बुरा हुआ भाई तुम्हारे साथ, लेकिन कहते हैं ना कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है। तुम्हारे गोबर के खूबसूरत ढाबे को देखने के लिए यहाँ से गुजरने वाला जो है ना, हर राहगीर ढाबे पर रुकता है और तुम्हारे ढाबे पर चाय नाश्ता करके जाता है। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक ढाबा बना दोगे? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छे पैसे दूंगा। ये ढाबा जो है थोड़ा सा अलग हटकर है, शहर के महंगे रेस्टोरेंट को भी मात दे रहा है ये। अगर मैं शहर के बीचों बीच ऐसा ही एक ढाबा खोल लूं तो काफी ग्राहक आएंगे। राहगीर की बात सुनकर सरजू बहुत खुश हो गया। क्यों नहीं मालिक, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर आपके लिए गोबर का ढाबा बनाकर तैयार कर देंगे। सरजू उस राहगीर से बात कर ही रहा था कि तभी वो चारों लड़के फिर से वहां आ गए। वो उस दिन भी शराब के नशे में धुत थे। उसमें से एक लड़के ने सरजू से कहा, अच्छा तो तूने नया ढाबा खोल लिया है? इस बार औकात में रहना और हमसे बदजुबानी मत करना। लेकिन उस दिन सरजू ढाबे पर अकेला नहीं था। ढाबे पर और भी ग्राहक थे और सभी सरजू के सपोर्ट में थे। उन लड़कों को सरजू के साथ बदतमीजी करता देखकर एक ग्राहक ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और सभी लड़कों को पकड़कर थाने ले गई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज मेरा ढाबा बच गया, नहीं तो न जाने वो लोग आज क्या करते। अरे सरजू, तू चिंता क्यों करता है? हम है ना भाई, तू बेखौफ होकर अपना ढाबा चला। अब सरजू के ढाबे पर दिन रात रौनक रहती। सरजू की खूब कमाई होने लगी और उसने कर्जे के पैसे भी चुका दिए।